Bismillahirrahmanirrahim. It's our lecture number 4 of machine design. So, in previous lecture, we have discussed about uh, the introduction, the functions, the different types of shafts. Okay. Also, the different designing parameters. Yeah, the different factors or failures which can be occurred uh, during the working of a shafts. And see, as we have discussed कि शॉप जो है ये एक पावर ट्रांसमिशन कंपोनेंट है. ठीक है, पावर ट्रांसमिशन मैकेनिकल एलिमेंट है. सो also we have discussed कि शॉप कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट. तो फिर उसको हम एक्सल कहते हैं. तो अगर शॉप जो है वो एज अ एक्सल यूज हो रहा है इन बिटवीन द टू व्हील्स और इन बिटवीन द टू पुलीज और इन बिटवीन द टू गियर्स, तो फिर वो जो है वो लोड को सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो अगर लोड को सपोर्ट करे तो फिर उसमें जो है बेंडिंग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है. एक ये है कि सपोज अगर आपके पास एक शाफ्ट है और वो एक्सियल लोड ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल लिया था बाइसिकल की या बाइक की जो ब्रेक वायर होती हैं, तो एक्चुअली क्या करते हैं कि एक्सियल लोड उस पर अप्लाई होता है या एक्सियल फोर्स उस पर अप्लाई होता है या एक्सियल एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ठीक है, तो फिर उसमें जो है shear स्ट्रेसेस और shear स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सपोज अगर हमारे पास एक शाफ्ट हो और वो जो है सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पावर जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जो है टॉर्क अप्लाई होगा. ठीक है, तो अगर उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है या अगर वो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं तो फिर उसमें जो है टॉर्जनल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं विच विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ शॉप्स. एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि शॉप जो थे वो या हॉलो होंगे या सर्कुलर होंगे या किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के हो सकते हैं. But being an engineer, we are interested with the designing, the analysis or synthesis of the shafts. कि सपोज अगर आपके पास अगर इतना लोड अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए आपने कितने डायमीटर का शाफ्ट सेलेक्ट करना होगा, कितने लेंथ का, कितने डायमीटर का, उसका मटेरियल क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी. ठीक है, इस लोड के लिए, इस लोड को सपोर्ट करने के लिए सपोज अगर आपने एक एक्सल सेलेक्ट करना है या शॉफ्ट सेलेक्ट करना है तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो आपने उसके लिए एनालिसिस करनी है. दूसरी बात यह है कि सपोज अगर आपने इतना टॉर्क ट्रांसमिट करना है या पावर ट्रांसमिट करना है या एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए कितने डायमेंशंस का शॉफ्ट रिक्वायर्ड होगा अगेन, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. करेक्टरिस्टिक मीन के कौन से मटेरियल से वो बना होगा, और अगर उससे आप ये गिवन टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कितना टॉर्जनल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, या अगर उससे आप एक्सियल लोड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कितना शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे, उसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी. ठीक है, सो इन डिजाइनिंग वी आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो जो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इक्वेशंस डिस्कस की थी कि देखिए आपके पास अगर एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो, या अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस पर यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगे, सो दैट स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू द फोर्सेस डिवाइड बाय एरिया, कि कितना फोर्स आप उससे ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है. ठीक है, तो आप स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं. अब उस जो मटेरियल से बना हुआ है या जो शॉफ्ट है उसकी अपनी स्पेसिफिक डायमेंशंस होंगे और उसका अपना एक वो स्पेसिफिक मटेरियल से बना होगा, तो उसका अपना स्ट्रेंथ कितना है, कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता, कितने स्ट्रेसेस वो रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो एक जो है उसका मैक्सिमम
अलाउेबल स्ट्रेस होगा और एक जो है आपका अप्लाइड स्ट्रेस होगा। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि ये शॉप जो है ये कितना परसेंट सेफ होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप टॉर्क ट्रांसमिट करें, सो प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि इसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, एंगुलर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड हो सकती है, व्हिच वी कॉल द torsion, and that is equal to the torque which you are going to transmit through a shaft of length L, having polar moment of inertia J, and G is the modulus of rigidity. I mean, again, that will be depend on the type of material. Okay, और J जो है ये polar moment of inertia है। ठीक है, मीन दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द टॉर्क। मीन इस शॉफ्ट की कितनी एबिलिटी है कि वो अप्लाइड टॉर्क को रेजिस्ट कर सके। सो दैट विल बी द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो इन डिजाइनिंग अ शॉफ्ट यू आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। सो ये तो प्रीवियस लेक्चर का कुछ बैकग्राउंड था। नाउ टुडे जो हमारा लेक्चर है इसमें बेसिकली वी विल डिराइव द टॉर्जनल फार्मूला। ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट अ टॉर्क टी through a length L of a shaft which is made from a rigid material having rigidity G, modulus of rigidity, and having polar moment of inertia J, तो उसमें कितना टॉर्जन प्रोड्यूस होगा, उसमें कितना ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा, कितना उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड द टॉर्जनल फार्मूला। ओके। सो सी हमारे पास जो शॉफ्ट्स होते हैं actually they are transmitting the power from one point to another point. ये मोस्टली जो होता है रोटेशन या रोटरी मोशन ट्रांसमिट करता है, टॉर्क ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो देखिए अगर एक शॉर्प टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं ना तो वो इस तरह रोटेट होगा। अब ये देखिए ये जो है ये कौन सा शेप है, मीन इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप के। मोस्टली शॉप जो होते हैं हमारे पास सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है। सो जब आप किसी चीज पे ट्विस्टिंग अप्लाई करते हैं ना, किसी चीज पे जब आप ट्विस्टिंग अप्लाई करते हैं सो उसमें उसकी जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वो रोटेट हो सकते हैं। उसमें वी कैन से दैट रोटेटरी डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, ट्विस्टिंग उसमें प्रोड्यूस हो, सिंपली ट्विस्टिंग जो दैट इज द बेस्ट टर्म। देखिए ना अगर ये ईंड आप फिक्स कर लें, ये आपके पास फिक्स हो और यहाँ पे इस ईंड को आप इस तरह रोटेट करते जाएं तो यू कैन सी कि इसका शेप क्या होगा, इस तरह ट्विस्ट हो जाएगा ना। दैट इज कॉल्ड द टॉर्जन, दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग। अब आप माइंड में रखें कि मोस्टली हमारे पास जो शाफ्ट होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। सर्कुलर शेप के क्यों होते हैं? अगर वो सर्कुलर शेप के ना हो तो उसकी ये जो डिफरेंट सेक्शन है ना, इसकी शेप और पोजीशन में डिफ्लेक्शन आ जाता है, शेप भी चेंज होता है, पोजीशन भी चेंज होता है। और अगर सर्कुलर है तो वो जस्ट डिफ्लेक्ट होता है, उसमें वन यूनि वेरिएशन उसमें आ जाती है, इसमें मल्टी वेरिएशन आ सकते हैं। तो मोस्टली जो शॉप्स है दैट आर रिकमेंडेड कि वो सर्कुलर शेप में हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट जो स्क्रू ड्राइव है ना, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ शॉप कि यहाँ पे हम उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं टू टाइटन और लूजन अ नेट हियर। सो यहां से जो पावर है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, सर्कुलर पावर या टॉर्क जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। तो अब ये इनफेक्स है सपोज और यहाँ पे आप पावर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो शॉफ्ट है ना ये इस तरह ट्विस्ट होगा, सर्कुलरली ट्विस्ट होगा। ठीक है। सो अगर इसकी आप ये सर्कल जो है या क्रॉस सेक्शन को आप ले लें, ठीक है, और उसकी सरफेस पे आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं और सपोज आप इसके ऊपर टार्क अप्लाई कर लेना तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पे आपने पहले पॉइंट लगाया हुआ था वो ए पोजीशन पे था, अब वो बी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर ले तो अब ये ओ ए लाइन जो है ना ये आपको ओ बी नजर आएगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट टॉर्क, अगर उसके ऊपर आप टॉर्क अप्लाई कर ले। तो अब इसमें ये पॉइंट जो है कितना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द टॉर्जन।
ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लें, इस ये थीटा से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग। सो सर्कुलर शॉप में जो था ये यूनी एक्सियल या यूनी डायरेक्शनल या यूनी वेरिएशन उसमें प्रोड्यूस्ड होता है। और अगर ये जो है रेक्टेंगुलर शेप के हो तो उसका शेप और पोजीशन दोनों चेंज हो जाते हैं, उसमें मल्टी वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी विल बी इंटरेस्टेड टू डिराइव दैट टॉर्जनल इक्वेशन के एक सर्कुलर शॉप से अगर आप टार्क ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, टॉर्जनल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एक्चुअली दी सी अगर हम एक एक्सियल लोड की या लॉन्गिट्यूडनल लोड की बात करें कि सपोज अगर ये शॉफ्ट है और उसके ऊपर यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहे हैं तो ये शॉफ्ट इस तरह हो सकता है ना, इस तरह बेंड हो सकते हैं, इसकी जो एक्सेस है ये इस तरह बेंड हो सकती है, so that will be deflection and that is actually the effect of pores। ठीक है, फिर ये डिपेंड करते हैं अगर हम सर्कुलर या ट्विस्टिंग की बात करें, ये मटेरियल की रिजिडिटी पे डिपेंड करती है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, मीन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखिए कि अगर एक मटेरियल है उसमें ये जो टॉर्जनल डिफ्लेक्शन है, सो 1 रेडियन, ठीक है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, कि 1 रेडियन डिफ्लेक्शन के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, सो दैट विल बी द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल में ना अगर ये शॉफ्ट है ना, सपोज वो स्टील से बना हुआ है, तो उसमें 1 रेडियन टॉर्जन प्रोड्यूस करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा इफ द लेंथ इज 1 यूनिट। रिमेंबर अगर लेंथ जो है वो 1 मीटर है ना, तो उसमें 1 रेडियन ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। सो जिस मटेरियल में या जिस शॉप में 1 रेडियन ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड हो वो ज्यादा रिजिड होगा, उसमें रेजिस्टिंग की क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, so torsion of a circular Yes, shock sir. that is also called the torsional deflection। ठीक है, हम टॉर्जन को इसलिए बार बार रिज्यूम कर रहे कि शॉक जो है दैट इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिकल एलिमेंट। किसी भी मशीनरी में अगर आप देखें मैकेनिकल मशीन में उसमें शॉक मस्ट होगा, और बेसिकली वो क्या करते हैं, वो टार्क को ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो अगर वो टार्क ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपने डिजाइनिंग में फिर क्या करना होगा, उसकी पेलेवर को देखना होगा ना, कि अगर आप एक शॉप से इतना टार्क अप्लाई करें तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए, शॉप को शेप बनाने के लिए आपने कितने डायमेंशन सेलेक्ट करने होंगे, कौन सा मटेरियल आपने सेलेक्ट करना होगा कि उसका रिजिडिटी क्या होगा, उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो दैट योर टॉर्क में बी सेफली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें डिफ्लेक्शन को देखना है कि अगर आप किसी शॉफ्ट से जिसका लेंथ एल है उससे अगर आप टी टार्क ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी जी और जे है तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डिजाइनिंग में मोस्टली हम ये चीजें देखते हैं कि शॉप जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने पैरामीटर्स पे या कितने क्वांटिफिकेशन पे वो फेल हो सकता है। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग और टॉर्जनल लोड टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर मेंबर इज कॉल्ड टॉर्जन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, अगर ये शॉफ्ट है, अगर इस पे टॉर्क अप्लाइड ना हो तो ये लाइन स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंट लाइंस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रेट होंगे, लेकिन जब इस पे आप टॉर्क अप्लाई कर लें तो ये जो डिफरेंट लाइंस है ये इस तरह ट्विस्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन, टॉर्जनल डिफ्लेक्शन। एंड मैथमेटिकली that torsional deflection is equal to TL divided by GJ, where T is the applied torque or the torque which you are going to transmit from one point to another point. L जो है that is the length of the shock, G जो है that is the
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मेगा पास्कल में गिवन होते हैं, और इट डिपेंड्स करते हैं मटेरियल पे कि शॉप कौन से मटेरियल से बना हुआ है। और जे जो है दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन द एबिलिटी ऑफ द शॉप टू रेजिस्ट द अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं शॉप की डायमेंशंस पे। अगर शॉप जो है ये सॉलिड है तो जे जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर टू पावर 4 डिवाइड बाई 2, या दैट इज इक्वल टू पाई डी पावर 4 डिवाइड बाई 32, ठीक है, सॉलिड शॉप के लिए। और हालो शॉप के लिए इट इज इक्वल टू पाई, अगर हालो है तो उसकी दो रेडियसेस होंगे ना, एक इनसाइड रेडियस होगा और एक आउटसाइड रेडियस होगा। सो देन जे विल बी इक्वल टू दिस वन पर हालो शॉप, ठीक है। और ये जो है दैट इज जे पर सॉलिड शॉप्स, सॉरी जे। सो इसमें क्या है, डी इन्वॉल्व है ना, सो जे इज द फंक्शन ऑफ द डायमीटर। तो इससे आप फिर ये पॉइंट कर सकते हैं कि कौन से शॉप में ट्विस्टिंग ज्यादा होगा। सो अगर अप्लाइड टॉर्क ज्यादा है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर लेंथ ज्यादा है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड लेंथ, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिजिडिटी को। अगर किसी मटेरियल की रिजिडिटी ज्यादा है तो उसमें डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस्ड होगी, किसी मटेरियल की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उसमें कम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, कम टॉर्जन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सर जो हमारे पास एक आइडियल जो शाफ्ट होता है उसमें जो आप ये बता रहे हैं डिफ्लेक्शन का, ये ज्यादा हो तो अच्छा है या कम होना चाहिए डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन कम होना एक चाहिए ना, आइडियल, दैट इज अ काइंड ऑफ फेलेवर, ठीक है, ये अ काइंड ऑफ राइट सर। फेलेवर है। अगर डिफ्लेक्शन जो है एक लिमिट से एक्सीड हो जाए तो फिर मटेरियल क्या होता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। राइट सर। अच्छा, now for the derivation of this equation we are assuming some parameters. The analysis can only be applied to solid or hollow circular shop, okay, mean this derivation or this analysis which we are doing, it will be applied only to circular shop, because अदर देन सर्कुलर, अगर आपके पास सपोज अगर स्क्वायर शॉप्स हो या अगर रेक्टेंगुलर शेप के हो तो उसमें अदर चेंजेस भी आ सकते हैं। अब देखिए ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, अगर ये रोटेट हो जाए तो उसका शेप डिफॉर्म नहीं होगा। और जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस की, अगर ये सपोज स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, अगर इस पे आप टॉर्क अप्लाई कर लें तो इसका शेप भी डिफॉर्म होगा। सो द प्रोसीजर या द एनालिसिस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट विल बी ओनली अप्लाइड टू द सर्कुलर शॉप, और फिर वो हालो हो या सॉलिड हो ये इफेक्ट नहीं करता। द मटेरियल मस्ट बी homogeneous. Again you can see that in the equation G is involved. So G क्या होता है, ये मटेरियल पे डिपेंड है ना, कि मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो अप्लाइड टॉर्क को रेजिस्ट कर सके। सो देखें ये जो जिस शॉप पे आप अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन, उसका मटेरियल होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मीन एक ही मटेरियल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल नहीं होंगे। सपोज अगर मिक्सचर है ना डिफरेंट मटेरियल का, तो फिर आप एक मटेरियल की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एजम्पशन हम करेंगे कि जो शॉफ्ट है वो होमोजीनियस है, सर्कुलर सेक्शन का है, टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है, मीन वेरिएबल नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। एक कांस्टेंट टॉर्क के लिए हम शॉप की एनालिसिस कर रहे हैं। and transmitted along bar by bar each section trying to shear over its neighbor। देखिए ये सर्कुलर रॉड है ना, एक सेक्शन हमारे पास ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये, सपोज इसमें ये 5 सेक्शन है। सपोज दिस इज द इनपुट पॉइंट और ये आउटपुट पॉइंट है, मीन यहाँ पे शॉप जो है मोटर के साथ कनेक्टेड है।
सोर्स के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो शाफ्ट है यूटिलाइजर के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे पावर यूटिलाइज्ड होता है ना, तो टार्क पहले इस ईंट पे अप्लाई होगा, तो इस सेक्शन से टार्क यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, फिर यहां से यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, इस पोर्शन से यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। सो जो टार्क हम ट्रांसमिट कर रहे वो कांस्टेंट होगा, और सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो पास होगा। ठीक है, तो इसमें जो है फिर शेयर भी आ जाते हैं ना, शेयर स्ट्रेस भी हमने कंसिडर करने होंगे कि सपोज अगर आपके पास ये एक सेक्शन है और एक दूसरा सेक्शन है, तो अगर एक सेक्शन इस तरह इस पे टार्क अप्लाई हो रहा है, तो एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन के सरफेस के साथ शेयर प्रोड्यूस होगा, सो शेयर स्ट्रेस विल बी आल्सो कंसिडर्ड। द लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड इट्स रेडियस रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक ही शाफ्ट है तो आपने उसको उसका जो रेडियस है थ्रू आउट द लेंथ, वो रेडियस कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चार एजम्पशन जो है ये आपने आप लोग माइंड में रखें कि द एनालिसिस व्हिच यू आर डूइंग या व्हिच वी आर डूइंग हियर इन दिस फॉर दिस इक्वेशन, द shaft will be circular, the material will be homogeneous, the torque will be constant and the radius will be constant। ठीक है, इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, the angle of twist of the shaft is proportional to the applied torque। obviously अगर आप ज्यादा टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, अगर लेंथ ज्यादा है तो ट्विस्टिंग या डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। सो जो डिफ्लेक्शन है, जो ट्विस्टिंग है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, सो नाउ व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, every cross section of a circular shaft remains plain and undistorted। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की ना, आप देखें यहाँ पे ये जो है, अगर इसके ऊपर टार्क अप्लाई हो जाए, सो ये जो along द लेंथ डिफरेंट सेक्शंस है ना, ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, उसका जो शेप है ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमने जो एज्यूम किया हुआ है कि सेक्शन जो है ये सर्कुलर है, सो अगर इसके ऊपर टार्क अप्लाई हो रहा है, तो ये जो इसकी जो अगर आप एक सेक्शन ले लेना, इस तरह एक टुकड़ा ले रहे इसका सर्कुलर, तो इसके ऊपर अगर टार्क अप्लाई हो रहा है तो उसका शेप फिर भी सर्कुलर होगा, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी, लेकिन शेप जो है सेक्शन का वो सर्कुलर होगा। ठीक है, हियर यू कैन सी दैट along the लेंथ देखें डिफरेंट सेक्शंस हमने लिए हुए हैं ना, एक ये सेक्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। द टॉर्क विल बी ट्रांसमिटेड सेक्शन वाइज फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। ठीक है, इसको आप स्लाइस भी कह सकते हैं ना, लेकिन शेप जो है इनका सर्कुलर ही रहेगा। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन फॉर यस hollow and solid circular shafts remain plain and undistorted because a circular shaft is axis symmetric। इन हर एक पॉइंट जो होता है सरफेस का वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एक्सेस। और अगर आपके पास सपोज अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तो सेंटर पॉइंट से हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा, तो सिमेट्रिकल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉन सर्कुलर शॉप्स आर डिस्टॉर्टेड, मींस इसमें फिर दो चेंजेस आ जाते हैं, वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो एट दिस स्टेज वी विल ओनली डिस्कस द सर्कुलर शॉप्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स assumption में। ठीक है, अच्छा, shear stress in the shocks जो प्रोड्यूस्ड होंगे when a shaft is subjected into a torque or twisting, a shearing stress is produced in the shaft। The shear stress varies from zero in the axis to a maximum at the outside surface of the shaft। देखें, अगर ये एक shaft है ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन अगर हम ड्रॉ कर ले लार्ज साइज में, तो along the रेडियस भी इसकी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। एक लेयर होता है
दूसरा लेयर होता है, ठीक है, इस तरह तीसरा लेयर है। अगर आप लोग एक शॉफ्ट को देखें ना, इसकी सरफेस पे यहाँ पे आप लोगों को इस तरह सर्कुलर लाइन विजिबली नजर आएंगे। सो अगर हम ये एक डिफरेंट एक सरफेस प्रोड्यूस कर लेना कि एक सरफेस हमारे पास ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है। एक्चुअली टॉर्क कहां पे अप्लाई होते हैं? वो टॉप सरफेस पे अप्लाइड होता है ना। टॉर्क जो है उसका इफेक्ट टॉप सरफेस पे अप्लाई होता है। सो द शियर स्ट्रेस जो है फर्स्ट दो लेयर्स के दरमियान मैक्सिमम होगा, फिर सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान कम होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू लेयर्स, फिर थर्ड और फोर्थ लेयर के दरमियान कम होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस। सो सेंटर पॉइंट पे मीन इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस का इंपैक्ट क्या होगा? जीरो। और टॉप सरफेस पे शियर स्ट्रेस का इंपैक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। ये पॉइंट भी याद रखें कि सपोज अगर आप एक टॉर्क अप्लाई कर रहे, ट्रांसमिट कर रहे शॉफ्ट से, तो शॉफ्ट जो है इट विल बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेसेस, and that shear stresses will be zero at the center point and maximum at the surface of the shaft। ठीक है, और वो जो shear stresses हैं that is equal to TR divided by J, where T are the shear stresses in megapascal, T is the torque which you are going to transmit, R जो है that is radius of the shaft, and J जो है that is the polar moment of inertia। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी एक इक्वेशन से अगर आप डिजाइन कर लें तो हम किस तरह डिजाइनिंग करेंगे? सी सपोज अगर आपने इतना टार्क ट्रांसमिट करना है, इतना टार्क आपने ट्रांसमिट करना है, तो डिफरेंट अप्रोचेस है डिजाइनिंग के लिए। एक अप्रोच ये है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिजाइन कर लें कि आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो कितना परसेंट सेफ होगा। तो अब देखिए टी तो गिवन है ना कि इतना टार्क आपने ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अब सपोज एक शॉट आप रेंडमली सेलेक्ट कर लें बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मार्केट से आप आर रेडियस का शॉट ले आए तो उसका वी कैन से दैट उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू पाई आर 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मार्केट से आपने एक शॉट लाया हुआ है, उसका रेडियस तो गिवन है ना, तो उसकी रेडियस से पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ले। ठीक है, अब देखिए अब इस शॉट से अगर आप इतना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उससे कितने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे? इतने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। अच्छा अब देखें कि आपका जो शॉफ्ट है जो आपने मार्केट से सपोज लाया हुआ है वो कितना शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिममली वो कितना शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, सो जो मैक्सिममली शियर स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज दी वी कैन से दैट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हिच इट कैन अलाउ। अगेन जो मार्केट से आप शॉप्स खरीदते हैं ना उसके साथ पैम्पलेट्स होते हैं, तो पैम्पलेट्स में आप देख सकते हैं कि ये इस मटेरियल से बना हुआ है, इसका ये रेडियस है, तो इतना रेजिस्टेंस या इतना शियर स्ट्रेस जो है ये बर्दाश्त कर सकता है। और अगर आप ये टार्क अप्लाई ट्रांसमिट करें तो इससे कितना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, so that is the shear stress which will be actually applied या which will be actually produced। तो इससे आपके पास एक रेशो आ जाएगा ना। तो आप देखें अगर ये रेशो 1.2 से ग्रेटर है तो आपने जो सिलेक्शन की है वो ठीक है, so that is design। अगर ये रेशो 1:2 से कम आ रहा है तो आप जो है चेंज कर ले, दूसरी रेडियस का या दूसरी मटेरियल का शॉर्ट आप सेलेक्ट कर ले। और अगर ये रेशो जो है सपोज 1:8 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब ये ओवर डिजाइनिंग है, आप बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख रहे तो उससे कास्ट फिर आपके ऊपर ज्यादा आएगा। तो आप फिर क्या करें, आप रेडियस को कम कर दें, दोबारा एनालिसिस कर लें।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं? जी होएगा का ना? यस सर, समझ आ रही है बिल्कुल सर। अच्छा, Yes, sir. so that are the shear stresses which will be produced in the shaft, and based on this you can also design uh, the shafts. And see, you can also design it like कि suppose अगर आपने maximumly इतना टार्क ट्रांसमिट करना है, ये तो आपका रिक्वायरमेंट होगा ना कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आपने इतना टार्क ट्रांसमिट करना है, ठीक है? तो इस ये टॉर्क है, और मैक्सिममली शियर स्ट्रेस आप कितना अलाउ कर रहे हैं। मीन अगर आप एक शॉप डिजाइन करेंगे ना, तो उसमें मैक्सिममली आप कितना शियर स्ट्रेस अलाउ करेंगे, तो उसके लिए कितने डायमीटर का शॉप चाहिए। सो डी इज इक्वल टू 1.72 into the maximum torque which you will transmit divided by the maximum shear stresses which you are allowing। तो उसके लिए इतने डायमीटर का रेडियस, सॉरी इतना डायमीटर का शाफ्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो आप मार्केट पे जाएं और इतने डायमीटर का शाफ्ट ले आए, ठीक है? इसमें टी जो है ये टॉर्क है न्यूटन मीटर में, और ये जो टा है दैट इज द शियर स्ट्रेसेस न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, और डी जो है ये डायमीटर आ जाएगा आपके पास शाफ्ट का मीटर में, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए अपनी वो इक्वेशन के डेरिवेशन में। हमारे पास ये दो फिगर हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग द व्यू ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। देखिए हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो है हम टार्क ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए अगर इससे अगर टार्क इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो शाफ्ट के ऊपर आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर ले, शाफ्ट के ऊपर आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये इनिशियल पोजीशन होगा पॉइंट ए का। अब इसके ऊपर जब टार्क अप्लाई हो जाए, ठीक है, मोटर के साथ इसको कनेक्ट कर लें, तो ये ए पॉइंट जो है ये यहां पे आ जाएगा, बी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सी, if torque is applied at the end of the shaft, so the fiber AB, देखिए ये अगर ए बी लाइन है ना, सपोज ये हमारे पास ए बी लाइन है, तो इसके ऊपर अगर टार्क अप्लाई हो जाए, तो ये ए बी जो है ये ए सी हो जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं ट्रैक्टर में या किसी भी मशीन में, अगर एक शाफ्ट है ना, तो उसकी जो ईंड मोटर के साथ या सोर के साथ कनेक्टेड होता है, वहां पे आप एक पॉइंट लगाएं, और फिर मोटर को या सपोज उसके ऊपर अगर टार्क आप अप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि अगर आज आपने एक शॉप लाया हुआ है, उसकी ईंट जो मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसकी ईंट पे एक पॉइंट लगाए, परमानेंट पॉइंट लगाए, फिर कुछ दिन बाद दोबारा आप देखें तो वो पॉइंट जो है या वो लाइन जो है वो इस तरह दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हुआ होगा, उस तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ परमानेंट ट्विस्टिंग, ठीक है? उसमें वो परमानेंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा फिर। सो इफ अ shaft इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क T, so the fiber AB will be twisted into fiber AC, ठीक है? उसी पोजीशन पे चले जाएगा। एंड ये जो चेंज इन पोजीशन है एंगुलर, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एज वी डिस्कस दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन, ठीक है? अच्छा, नाउ कंसीडर द shaft कंसिस्ट ऑफ इनन्यूमरेबल थिन स्लाइसेस। सी, अगर ये shaft है ना, इसमें एक ये सर्कुलर स्लाइस है, ठीक है, फिर ये एक स्लाइस है, फिर ये स्लाइस है,
ठीक है, मीन ये शाफ्ट जो है ये डिफरेंट स्लाइसेस पे कंसिस्ट है, ठीक है। सो व्हेन द टॉर्क इज अप्लाइड एट दिस इन, सो स्लाइस 2, ये जो दूसरा स्लाइस है ना, इट विल resist the rotation of slice 1, या slice 2 will be rotate part slice 2 until the elastic fiber joining them are deformed enough to create a resisting torque that balance the applied torque। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास उसकी कुछ सेक्शंस थे, ठीक, ये स्लाइसेस है ना, ये फर्स्ट स्लाइस है, ये सेकंड स्लाइस है। सो देखें टार्क पहले कहां पे अप्लाई होगा, फर्स्ट स्लाइस पे अप्लाई होगा ना। सो दिस फर्स्ट स्लाइस विल ट्राई टू रोटेट, मीन ये बेंड हो ट्विस्ट हो जाएगा ना, इस तरह रोटेट हो जाएगा ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क। अब इस टाइम पे ये जो सेकंड स्लाइस है इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द मोमेंट ऑफ स्लाइस 1, ठीक है। सो स्लाइस 2 का रोटेशन कब स्टार्ट होगा, व्हेन द रेजिस्टिंग टॉर्क जो है ये अप्लाइड टॉर्क के साथ बैलेंस हो जाए। या देखिए अगर ये दोनों स्लाइस तो कनेक्टेड है ना, इनके दरमियान तो बॉन्ड है इनसाइड द डिफरेंट पार्टिकल। सो अगर ये स्लाइस जो है ये बेंड स्टार्ट होना, उसकी बेंडिंग स्टार्ट हो जाए, उसकी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए, इसकी ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाए, सो इट विल ट्राई टू ट्विस्ट द सेकंड स्लाइस, then the second slice will try to twist the third slice, third slice will try to twist the fourth slice, and so on, and this effect will be moved throughout the length of the shaft। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये माइंड में रखे कि ये डिफ्लेक्शन जो है ये इस तरह स्लाइस बाय स्लाइस जो होता है ये ट्रांसफर होता है along the length, ठीक है। So when this happen, slice 1 and 2 will act as a rigid, फिर 3 पे ट्रांसफर होगा, 3 से 4 पे ट्रांसफर होगा, and this type of deformation will be preceded throughout the length of the shaft। मीन यहां से ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट स्लाइस से सेकंड पे कन्वर्ट होगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, एंड थ्रू आउट द लेंथ जो है ये डिफॉर्मेशन इन तक चला जाएगा, ठीक है। नाउ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्विस्टिंग एक्शन जो है इसको हम आइडियल कंडीशन में लेते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस की कि शाफ्ट जो है ये थ्रू आउट उसका रेडियस कांस्टेंट है, मटेरियल होमोजीनियस है, ये जो है ये हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ये हम आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। सो सी ये हमारे पास जो सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन है ये रेडियस है, सॉरी ओरिजिन है, तो हमने यहां पे जो पॉइंट लगाया हुआ था बी पॉइंट, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क ये पॉइंट कहां पे आ गया, सी पोजीशन पे आ गया। एक्चुअल में ये इतना डिफॉर्म नहीं होता, थोड़ा सा डिफॉर्म होते हैं, लेकिन पर विजुअलाइजेशन पर्पसेस हम उसको जूम कर रहे हैं ना, डिफ्लेक्शन को, टार्जन को। तो देखिए पहले बी पॉइंट पे था, अब वो पॉइंट जो है सी पे चला गया, सो दैट इज द deflection, that is the twisting। So the angle of deformation gets larger as the applied torque increases, मीन अगर applied torque increase हो रहा है ना तो ये deformation भी increase होगा, ठीक है। नाउ यहां पे अगर हम एक इंटरनल एक सेक्शन कंसिडर कर लें, जिस तरह हमने डिस्कस की कि सेंटर पे शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, 0 होंगे, आउटर सरफेस पे शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो मतलब यह है कि फ्रॉम द एक्सेस टू द सरफेस शियर स्ट्रेसेस वेरिएबल है। सो यहां पे हम एक लेयर एज्यूम करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल लेयर एज्यूम करते हैं। इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये क्या होगा, सपोज दैट इज डी आर,
ठीक है, आर तो टोटल रेडियस है ना, आर इज द टोटल रेडियस। सो रेडियल वाइज हमने एक डिफरेंशियल सेक्शन एज्यूम किया हुआ है जिसका थिकनेस कितना है, टी आर, सो डी आर, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये रो डिस्टेंस पे है, ठीक है, रो डिस्टेंस पे है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब देखिए ये जो टार्ग अप्लाई हो रहा है ना, तो इसमें भी अगर आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट हम एज्यूम कर ले, ये जो स्टार्ट पॉइंट है इस सेक्शन का, ये जो डिफरेंशियल लेयर हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट इज पॉइंट डी, और ये जो जहाँ पे खत्म हो रहा है दैट इज पॉइंट ई। सो अगर टार्ग अप्लाई हो जाए ना, तो इस सेक्शन में भी ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा ना, मीन डी पॉइंट कहां पे चला जाएगा, ई पे, इसका ट्विस्टिंग कितना होगा, वो भी थीटा होगा, ठीक है। व्हेन द टार्ग इज अप्लाइड थ्रू द रेडियस ऑफ दिस फाइबर, so it will be also rotated through angle theta and will cause a deflection equal to DE। इसमें इस रो रेडियस पे इतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, आर रेडियस पे BC डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, मीन थीटा दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो आप देखें ये जो DE है ना, DE क्या होगा, DE इज इक्वल टू रो थीटा, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, इस इज इक्वल टू आर थीटा ना, मीन लेंथ ऑफ दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रो थीटा। नाउ स्ट्रेन क्या होता है, डिफाइन कर सकते हैं आप लोग स्ट्रेन? एक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेन होता है ना। तो देखिए अगर हमारे पास ये टोटल लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसमें जो यूनिट डिफॉर्मेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन, ठीक है। सपोज अगर ये यहां पे आप फोर्स अप्लाई करें ना, तो ये एक्सटेंड होगा ना, तो जितना वो एक्सटेंड हो जाए दैट पोर्शन डिवाइड बाय द टोटल लेंथ, इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेन कहते हैं, मीन द चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय टोटल डायमेंशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अच्छा, तो अब यहां पे देखिए जो टोटल डिफॉर्मेशन है या जो यूनिट डिफॉर्मेशन है स्ट्रेन, दैट विल बी इक्वल टू रो थीटा डिवाइड बाय एल, ठीक है। अच्छा, suppose this is equation 2। now the shear stress at this point, mean इस पॉइंट पे अगर टार्ग आप ऊपर से आप टार्ग अप्लाई कर लेना, तो इस पॉइंट का shear stress क्या होगा। so see, we know that actually we are going toward the shear stress, we know that we know that stress is directly proportional to strain। कौन सा लॉ है ये जी, होगला। Hokla। So stress is equal to modulus of rigidity multiplied by strain, ठीक है। तो modulus of rigidity will be equal to stress divided by strain। एक्चुअली ये हमारे पास shear stress है, रिमेंबर, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर टार्ग अप्लाई हो रहा है ना, तो along the radius लेयर वाइज shear stress प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो shear stress is directly proportional to shear strain, या shear stress is equal to modulus of rigidity multiplied by shear strain, या modulus of rigidity is equal to shear stress divided by shear strain। तो shear stress को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से डिवाइड बाय shear strain जो है दैट इज रो थीटा डिवाइड बाय एल, ठीक है। या
इसको हम लिख सकते हैं कि टा एल डिवाइड बाय रो थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मटेरियल होमोजीनियस है तो उसका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये हमें गिवन होगा ना, हर एक मटेरियल की अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है कि कितना इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो नाउ द shear stress at a distance rho from the center will be equal to g theta divided by L into rho। ठीक है, ये इक्वेशन जस्ट सिंप्लीफाई कर। सो दिस इज द shear stress at a distance rho from the center। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस जो है दैट इज वेरिंग थ्रू द रेडियस एज वी हैव डिस्कस्ड के ये जो अप्लाइड टॉर्क को जो रेजिस्टेंस है ना ये विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस क्या हो रहा है, वेरिएट हो रहा है। सॉरी यार ये मैंने क्या कर दिया, सी अगेन ये वो सर्कुलर शॉट है, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये उसका origin है। So here we have assumed a circular section of a length, sorry, of a width dr at a distance rho from the center. R is the total radius. So here we will have a deflection dE. So we found out that dE is equal to rho theta. Then we have the strain. So strain is equal to the deformation divided by the length. So it is equal to rho theta divided by L. Then we have G is equal to shear stress divided by shear strain. So shear stress divided by shear strain. Okay. And then we get an equation that the shear stress at a distance rho from the center is equal to G theta divided by L into rho। यहां तक हम आ गए, दिस इज इक्वेशन 3। अच्छा, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होते हैं ना अप्लाइड चार्ज को, ये अलोंग द रेडियस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, सी वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो है इस पोर्शन पे वो क्या होगा, दैट विल बी द डिफरेंशियल लोड ऑन दिस एरिया डिवाइड बाय द डिफरेंशियल एरिया ऑफ दिस सेक्शन। मीन ये जो सेक्शन है ना इसका शियर स्ट्रेस हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस सेक्शन पे कितना लोड एग्जर्ट हो रहे हैं और इसका एरिया कितना है। ठीक है, सो द एरिया इज वेरी स्मॉल, मीन इस अलोंग दिस विड्थ हम जो चेंजेस होते हैं उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जिस तरह ओवरऑल तो हम ये कहते हैं ना कि अलोंग द रेडियस शियर स्ट्रेस वेरिएबल होगा, बट हमने ये जो सेक्शन लिया हुआ है इसका थिकनेस इतना कम है कि इसमें जो वेरिएशन है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें वी कैन राइट दिस इक्वेशन that the applied load on this section will be equal to shear stress at this section divided by multiplied by differential area या area of this section। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, now see the impact of torque at this point वो कितना होगा, या torque will be equal to, see the ये जो एरिया है ना ये स्मॉल है, इसमें हम तो ये पहले ये एज्यूम करते कि स्ट्रेस जो है ये यूनिफॉर्म होगा। नाउ
द फंक्शन ऑफ द रेजिस्टिंग लोड, ये जो डेल्टा पी है, दैट विल प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, मीन यहाँ पे जो लोड है, यहाँ पे जो एक्चुअली जो सेक्शंस हैं, वो क्या करेगा, वो अप्लाइड टॉर्क को रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड दैट टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस रो। मीन अगर ये इस सेक्शन पे ये रेडियस है तो टॉर्क ये होगा। मीन टॉर्क हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, और ये इस तरह है ना। तो देखिए ये जो टॉर्क है ये इस पॉइंट को टेंजेंट है, तो रेडियस को ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस पॉइंट पे टॉर्क का जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा, देखें, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल लोड, बिकॉज इस पॉइंट पे जो लोड है वो डीपी है और इसका रेडियस जो है वो रो है। तो ये क्या होगा, ये डिफरेंशियल टॉर्क होगा। रिमेंबर, इस पॉइंट पे टॉर्क का जो इंपैक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल लोड। तो टोटल टॉर्क क्या होगा फिर, दैट वी टेक इंटीग्रेशन। ठीक है, सो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डॉट, ये जो डीपी है इसको ये वैल्यू पुट कर ले इसमें, था डी ए। ठीक है, और इस ये जो सेक्शन है इस तरह सर्कुलर, इसका एरिया क्या होगा जी। अच्छा छोड़ दे उसको। टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, इंटीग्रेशन रो, ये टा जो है इसका ये थर्ड इक्वेशन इसमें पुट कर लें, जी थीटा एल रो एंड डी ए। टी इज इक्वल टू टार्क, टार्क इज इक्वल टू, देखिए जी कांस्टेंट है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेंथ भी कांस्टेंट है, उसमें तो चेंजेस नहीं आ रहे, और ये डिफ्लेक्शन जो है, ट्विस्टिंग जो है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इनसाइड आपके पास ओनली एक वेरिएबल है व्हिच इज द रेडियस। ठीक है, और हमारे पास जो है वो एरिया है ना, इसका ये जो एरिया है, और ये एरिया क्या होगा, ये जो सेक्शनल, इस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई डी आर मल्टीप्लाइड बाय क्या, 2 पाई डी रो मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये एरिया होगा। एंड एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन ऑफ रो स्क्वायर डी ए है ना, इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। किसी भी सर्कुलर मेंबर का ये जो इंटीग्रेशन ऑफ radius at any point with area, that is called the polar moment of inertia। तो इसकी जगह आप j पुट कर लें। So now just to simplify this equation, the torsional deflection will be equal to TL divided by GJ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, देखें, दैट इज TL डिवाइड बाय GJ। ठीक है, मीन T इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइड बाय G एंड J। अब देखें, इस इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं कि G थीटा डिवाइड बाय L that will be equal to torque डिवाइड बाय J। अब ये वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर ले, G थीटा डिवाइड बाय L। सो shear stress at a distance rho from the center will be equal to the applied torque divided by
polar moment of inertia multiplied by radius of that point. So this is the shear stress at this point. Now center पे radius क्या होता है? 0 होता है. So the shear stress at the center point will be 0. और रो कब मैक्सिमम होगा? जब ये पूरी रेडियस के बराबर हो. So the maximum shear stresses produced in a shaft will be equal to T divided by J multiplied by R. और कहां पे होंगे ये? सरफेस पे होंगे. So that is the shear stress at any distance from the center point. Shear stress at the center will be 0. Shear stress at the surface will be maximum. So the maximum shear stresses will be produced at the surface of the shaft, and that will be equal to TR divided by J. तो ये दो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, that theta is equal to TL divided by GJ and maximum shear stresses is equal to TR divided by J. Okay, now suppose if you are going to transmit T amount of torque और आपके पास जो है इतने डायमेंशन का शाफ्ट है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G है, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और कितना shear स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होगा. तो अब इस शाफ्ट में अलाउएबल shear स्ट्रेसेस कितने हैं? तो शाफ्ट जो है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगी? कितना परसेंट जो है वो सेफ होगा, कितना परसेंट जो है वो इफेक्टिव होगा, या कितना परसेंट जो है वो प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट कर सकेगा पावर को. ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर. यस सर. अच्छा, तो दिस वाज ऑल थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पे स्लाइड्स में भी गिवन है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टॉर्जनल फार्मूला and the formula they determine the maximum shear stress. मीन ये जो दो इक्वेशंस होते हैं ना, एक हमारे पास ये जो है हमने डिस्कस की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का और एक थीटा का. ठीक है, तो स्पेसिफिकली थीटा को टॉर्जनल फार्मूला कहते हैं. ठीक है, अच्छा, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक शाफ्ट से हमने पावर ट्रांसमिट करना है ना, तो हाउ मच पावर विल बी ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट. मीन अब टार्क को पावर में कन्वर्ट कर लेना. एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द पावर. हम टार्क को कंसीडर नहीं करते मेनली या जनरली. अगर आप सुनते हैं ना तो आपने ये सुना होगा कि हमने इतना पावर ट्रांसमिट करना है. ठीक है, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ शाफ्ट, टू ट्रांसमिट पावर to another, mean to transmit the power from one mechanical member to another mechanical member. You have to transmit the power from source to point of utilization. ठीक है, so see, as we know that work done क्या होता है? That is a force multiplied by distance. ठीक है, इसमें वर्क डन जो होता है ये जॉल में होता है, न्यूटन मीटर में होता है. फोर्स जो है वो न्यूटन में, एस जो है ये डिस्टेंस है, मीटर में है. ठीक है, अब देखिए अगर एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, सो इस पे अगर टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो इसका मोशन क्या होगा? एंगुलर मोशन होगा ना. तो एंगुलर मोशन में एस हमारे पास क्या होता है? आर थीटा. ठीक है, मीन आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द रोटेशन या एंगल. मीन अगर ये एक रोटेशन कर लें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, मीन एस अगर एक रोटेशन कर लें 360 डिग्री हो जाएगा ना. अगर दो रोटेशन कर ले तो फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना
अगर ये डिग्री में है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180। अच्छा, सो फॉर द सर्कुलर शॉप द वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ आर थीटा, एस जो है आर थीटा के बराबर है। सो वर्क डन बाय अ सर्कुलर शॉप विल बी इक्वल टू एफ आर किसके बराबर होता है, टार्क के, टार्क थीटा, ठीक है। सो अब क्या है ये वर्क डन कि एक शॉप जो है अगर उसके ऊपर इतना टार्क अप्लाई हो रहा है और ये इतना रेडियन इसकी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, मीन अब ये थीटा जो है ये वो ट्विस्टिंग नहीं है, ये मोशन है। अगर एक 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 बार शॉट रोटेट हो जाए ना तो थीटा क्या होगा, 2 पाई रेडियन। दो बार रोटेट हो जाए तो क्या होगा जी, 4 पाई रेडियन। तो अगर नंबर ऑफ टर्न हो जाए तो कितना होगा, 2 पाई एन। 2n पाई रेडियन। हाँ 2 पाई एन। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ सर्कुलर शॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई एन टी। एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन, कि एक शॉप पे इतना टार्ग अप्लाई हो रहा है और उसने इतना रोटेशन की तो कितना वर्क डन हो गया, मीन कितना वर्क उसने कर दिया, ठीक है। नाउ वी नो दैट द पावर ट्रांसमिटेड, सो पावर इज द रेशियो ऑफ व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इस तरह होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइड बाई टी, टी जो है दैट इज टाइम, ठीक है। सो एक्चुअली ये यहाँ पे हम इसको इन नहीं लिख सकते, ये इन तभी होगा जब ये उसमें आ जाए, यूनिट ऑफ टाइम में आ जाए कि एक सेकंड में ये कितना रोटेशन कर रहा है। सो एक्चुअली वर्क डन इज इक्वल टू टी थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। सो वर्क डन जो है वो टी थीटा है, ठीक है। सो द एंगुलर मोमेंट डिवाइड बाय टाइम, फिर ये एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है, पता है आप लोगों को, थीटा डिवाइड बाय टी मीन द एंगुलर मोमेंट डिवाइड बाय इन सम यूनिट ऑफ टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। यहां से भी आप कर सकते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टी थीटा, या दैट दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है और पर रिवॉल्यूशन जो है वो इतने उसका एंगुलर डिस्टेंस है, तो टोटल वर्क डन इतना हो जाएगा। सो एट द एंड जस्ट वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी, योर एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, यहाँ पे वो टाइम आ जाता है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और टी जो है टार्क है। तो अगर शाफ्ट के ऊपर इतना टार्क अप्लाई हो रहा है और वो इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है पर सेकंड में, तो कितना पावर उससे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सो पावर इज इन, ये वाट में होगा, पावर क्या है वाट में, एन जो है इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड होगा, और टी जो है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा। सो आपके पास न्यूटन मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर पावर जो है आपने हार्स पावर में रिप्रेजेंट करना है कि 1 हार्स पावर है, 2 हार्स पावर है, सो सी एज वी नो दैट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होते हैं ना, तो इस वैल्यू को 746 पे आप डिवाइड कर सकते हैं। या एक्चुअली हमारे पास ये होता है कि सपोज अगर टॉर्क जो है ये पाउंड फीट में है, पाउंड फीट में, एन जो है ये पर सेकंड में है, ठीक है। तो पावर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई
NT डिवाइड बाय 33,000 हॉर्स पावर में आ जाएगा उस। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखें, ये वाट में है और ये हॉर्स पावर में। इसमें टॉर्क जो है न्यूटन मीटर में होगा, ये जो है इसमें पर सेकंड में होगा। ठीक है, तो आपके पास वाट में आ जाएगा। अगर इसको आप 746 पे डिवाइड कर लें तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये इक्वेशन अगर आप यूज कर लें तो इसमें टॉर्क जो है ये पाउंड फीट में होगा, एन जो है ये पर सेकंड में होगा। ठीक है, अच्छा now the as we have discussed the power transmitted is this one। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिकल है, अब क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, so a steel shaft shown in figure, सपोज अगर इस तरह एक शाफ्ट है, स्टील शाफ्ट है, ठीक है, स्टील से बना हुआ है, मटेरियल जो है उसको रिप्रेजेंट करना मस्ट है। सपोज इट इज रोटेट एट 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है या इसकी रोटेशन है कि अ शाफ्ट इज रोटेटिंग, या उसकी जो 4 रिवॉल्यूशंस होती हैं पर सेकंड में। ठीक है, सो दैट इज द स्पीड with 35 kilowatt taken up at a point। ठीक है, सपोज अगर ये शाफ्ट है ना, यहां पे इसके साथ एक पुली लगी हुई है। ठीक है, बीच में इसके साथ एक पुली लगी हुई है। ठीक है, और यहां पे जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे इसको पावर अप्लाई हो रहा है। समझ आ रहा है ना? ये शाफ्ट है ना, तो इसका ये जो ईंड है, सी ईंड जो है, ये मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पे शाफ्ट को पावर इन होगा ना, तो 55 किलोवाट जो है ये इसको इन हो रहा है, 55 किलोवाट इसको इन हो रहा है। अब बी पॉइंट पे इससे 20 किलोवाट आउट हो रहा है। मीन ये सी जो है ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है, बी और ए पॉइंट जो है ये यूटिलाइजर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक शाफ्ट है ना, तो ये सी इंड सपोज मोटर के साथ या जनरेटर के साथ या सोर्स के साथ कनेक्टेड है। सो इस पॉइंट पे शाफ्ट को 55 किलोवाट पावर उस पे अप्लाई हो रहा है, इसको इंटर हो रहा है। बी पॉइंट पे 20 किलोवाट आउट हो रहा है और ए पॉइंट पे 35 किलोवाट आउट हो रहा है। ठीक है, इसका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है दैट इज 83 गीगा पास्कल जीपीए। ठीक है, मीन 83 into 10 to the power 9 पास्कल। ठीक है, ये उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सो नाउ रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ गियर ए रिलेटिव टू गियर सी। मीन इस पॉइंट पे कितना टोटल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और इस शाफ्ट में कितने मैक्सिमम शीयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जस्ट ये 2 पैरामीटर्स को फाइंड करना जो है ये डिजाइनिंग है, ये एनालिसिस होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें इस पॉइंट पे जो टेकअप टॉर्क है, इन 35 किलोवाट पावर यहाँ पे आउट हो रहा है ना, सो यहाँ पे टेकअप टॉर्क क्या होगा ए पॉइंट पे? दैट इज इक्वल टू जो प्रीवियसली स्लाइड में हमने इक्वेशन डिस्कस की ना पावर का, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी। सो टार्क इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट, यहाँ पे टार्क कितना होगा? यहाँ पे जो पावर आउट हो रहा है ना 35,000 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, 35 किलो है ना, तो ये 35,000 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4। सो द टार्क एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टार्क का इंपैक्ट है वो कितना होगा? 1392.6 न्यूटन मीटर। और इसके साथ आप माइनस इस तरह लिखे कि ये आउट हो रहा है ना, दैट इज द टेकन ऑफ टॉर्क। Similarly, the torque taken at point B
will be equal to the power which is taken at that point, that is 20,000, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई। स्पीड तो एक ही शाफ्ट है तो हर एक जगह पे वो उसका रोटेशन जो है वो पर सेकेंड होगा। सो दैट इज 795.8 न्यूटन मीटर इन द टॉर्क विच इज अप्लाइड। ठीक है, इतना पावर अप्लाई हो रहा है ना 55 किलोवाट, तो अप्लाइड टॉर्क कितना होगा, उसका इंपैक्ट कितना होगा, दैट विल बी 55,000 डिवाइड बाय, यहाँ पे एक जीरो नहीं है, 55,000 divided by 2 pi into 4, so this will be equal to 2188.4 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये प्लस होगा, मीन ये टार्ग उस पे अप्लाई हो रहे हैं, ये इंटर हो रहा है, और ये दो टार्ग जो है ये टेकन अप हो रहे हैं, ये आउट हो रहे हैं। और अगर आप देखें इन दोनों का जो प्लस है ये इसके बराबर होगा, मीन द अप्लाइड टॉर्क विल बी इक्वल टू द टेकन अप टॉर्क। ठीक है, अप्लाइड टॉर्क जो है ये टेकन अप टॉर्क के बराबर होगा। अच्छा, नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम shear stresses will be, the maximum shear stresses are equal to, ये किसके बराबर होते हैं maximum shear stresses, TR by J, जी, टी आर डिवाइड बाई जे। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट पे सी से बी तक, यहां तक कितना ट्रांसमिशन है, इन इसके दरमियान कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है सी से बी तक, बता सकते आप? इस सेक्शन में, इस सेक्शन के ऊपर कितना टार्ग होगा सी से बी तक, या सी से बी तक कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है? जी बताएं ना, सी से बी तक कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, और फिर बी सर से, ये 1392 में इशारे नहीं देखें सी पॉइंट पे 55 किलोवाट इंटर हो गया ना, तो बी तक वही पावर होगा ना, फिर बी से आगे कितना होगा, बी पे 20 रिमूव हो गया, तो बी से ए तक यहां पे कितना पावर होगा, 35 होगा ना, समझ आ रहे कि नहीं? यस सर, समझ आ रही। हाँ, मीन सी सेक्शन पे आपने 55 एंटर किया ना, तो सी से बी तक शॉप में कितना पावर होगा, 55 होगा, फिर बी पॉइंट पे 20 आउट हो गया, तो कितना रह गया, 35, तो बी से ए तक शॉप में 35 पावर होगा। ठीक है, और सी से बी तक ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये गिवन डेटा है, बी से ए तक डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है। अब देखें अगर दोनों सेक्शन में पावर ट्रांसमिशन डिफरेंट है, तो फिर अब देखें अगर हम एक ही डायमीटर रखें तो यहां पे फिर ओवर डिजाइनिंग होगी, तो यहां पे जो डायमीटर है वो 65 मिलीमीटर है, और यहां पे जो डायमीटर है ये 55 मिलीमीटर है। ठीक है, अच्छा, नाउ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाय जे। सो नाउ वी नो दैट कि मैक्सिमम टॉर्क जो है, ठीक है, ए बी के दरमियान, ए बी के दरमियान कितने शियर स्ट्रेसेस होंगे, देखें द शियर स्ट्रेसेस इन बिटवीन ए बी, तो ए बी के दरमियान पावर 35 है, तो उनके दरमियान टॉर्क कितना है, 1392। इस सेक्शन में ना ए बी के दरमियान टॉर्क कितना है, 1392.6 डिवाइड बाई जे, सो पाई डिवाइड बाई 2, और ये जो 55 डायमीटर है ना, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लें, तो 55 डिवाइड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। J इज इक्वल टू पाई बाई 2 R टू द पावर 4, और सिमिलरली यहाँ पे लिखें 55 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो 55 है डायमीटर है ना, तो रेडियस इसका 55/2 हो जाएगा। सो द शियर स्ट्रेसेस इन बिटवीन ए बी सेक्शन दैट इज 42.63 मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल आ जाते हैं शियर स्ट्रेसेस, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, एक और पॉइंट हम भूल गए, यहाँ पे देखें, कुछ नहीं होना, लेक्चर बाकी है अभी। यहाँ पे देखें, ये डायमीटर जो है ये मिलीमीटर में है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 55 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा, इसको फिर आप 2 पे डिवाइड कर लें तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, 55 डिवाइड बाय उसमें 1000 भी आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा ना। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज वो आप यूनिट जो न्यूटन मीटर में है। सो यू विल गेट 42.63 मेगा पास्कल shear stresses in between section A and B. Similarly, the shear stresses in between BC will be equal to, यहाँ पे टॉर्क कितना है, BC के दरमियान टॉर्क कितना है जी, BC के दरमियान टॉर्क कितना होगा सर 795.8। यार 795, तो बी पे आउट हो गया सर 55 सर। यार 55 पावर है, टॉर्क कितना होगा, BC के दरमियान टॉर्क कितना होगा सर 448.4। 21, ये 21 है, पूर्ण है, 2188.4। देखें, बी और सी के दरमियान पावर कितना है, 55 किलोवाट है, तो उसका टार्क इंपैक्ट कितना है, 2188.4 मल्टीप्लाइड बाय वहां पे रेडियस कितना है, दैट इज 65 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो एंड एक्सक्यूज मी सर। जी सर शुरू में आपने कहा था कि जो हम शाफ्ट लेंगे उसका रेडियस थ्रू आउट शाफ्ट जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। वो एनालिसिस जो है वो बी और सी तक देखें, वो रेडियस कांस्टेंट है, फिर बी और सी से दूसरा सेक्शन है, मीन यहाँ तक सम पावर आउट हो गए तो हमारे पास फिर दूसरा सेक्शन आ जाता है। अब अगर पूरा पावर आपने सी से ए तक ट्रांसफर करना था तो फिर रेडियस जो था वो कांस्टेंट होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो नाउ इस वैल्यू पुट कर लें, 2188.4 मल्टीप्लाइड बाय 65, ये जो है डायमीटर है ना, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर ले और 1000 में डिवाइड कर ले कि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस पावर 4। तो इससे आपके पास आ जाएंगे कि बी और सी के दरमियान शेयर स्ट्रेसेस कितने होंगे। सो यहां से आपके पास आ जाएगा 40.58 मेगा पास्कल। तो अब दो सेक्शन है, एक सेक्शन में शेयर स्ट्रेस 42 है, दूसरे सेक्शन में शेयर स्ट्रेस 40 है। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप कौन सा कंसिडर करेंगे डिजाइन के लिए, 42.63। so that will be the maximum shear stresses which will be expected to be produced in the shop, ठीक है। and the torsional deflection क्या होगा, TL divide by GJ। so the maximum, या we can say that हमारे पास दो सेक्शन है ना, देखिए what will be the angle of rotation from A to C, ठीक है। C है
यहाँ पे B है और ये A है, तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा विद रेस्पेक्ट टू C? So the deflection produced by this torque plus the deflection produced by this torque. So we can say that theta will be equal to 1 over g, ये कांस्टेंट है. टॉर्क दोनों सेक्शन में डिफरेंट है, लेंथ दोनों का डिफरेंट है, पोलर मोमेंट भी डिफरेंट है. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 over 83 गीगा पास्कल है, तो 10 power 9 ले लें, into the torque produced in this section, that is जो हमने कैलकुलेट की 1392.6, इसका जो लेंथ है that is 4 मीटर डिवाइड बाय इस सेक्शन का जो j है, so that is pi by 2 and 55 डिवाइड बाय 2, वो डायमीटर है ना 55, तो 2 पे डिवाइड कर ले, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 पे डिवाइड कर ले तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा टू द पावर 4. ठीक है. तो ये इस सेक्शन का डिफ्लेक्शन हो गया, प्लस ये दूसरे सेक्शन में कितना टॉर्क है, दैट इज 2188.4 मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है, डिवाइड बाय उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पाई बाय 2 65 डिवाइड बाय 2 into 1000 टू द पावर 4. ठीक है. और इसका जो आप सॉल्यूशन ले लें, सो द टोटल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन A with respect to C will be equal to, यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा वो 0.1048 रेडियन होगा. इसको आप कन्वर्ट कर लें तो 6.6 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. सो दिस मच टॉर्जन और deflection will be produced at this point. क्लियर हो गए? जी सर. सो इसकी बेस पे, इन दो इक्वेशन की बेस पे जो है आप पूरा उसकी एनालिसिस कर सकते हैं. आल्सो यू कैन सेलेक्ट द shaft of the required diameter if you have to transmit some given amount of power. Suppose अगर आपने 55 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करना है A पॉइंट से B तक, तो कितना शाफ्ट रिक्वायर्ड होगा. सो एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने जो थोड़ा सा डिस्कशन की थी उसमें उस मेथड से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. यस. काफी है आज के लिए. यस सर, काफी है. Okay, so today we have just discussed the torsional formula, and we have discussed the power transmitted by a shaft. Okay, that suppose if T torque is applied on a torque, so how much power will be transmitted by it? Yeah, if some specific power is you want to transmit some specific power by a shaft having the given dimensions, तो उसमें कितने stresses produce होंगे और उसमें कितना deflection जो है वो प्रोड्यूस्ड हो सकता है. ठीक है.